हेलो। हेलो। अभी एगो बीपीएससी टीआरई का एक टीआर 2 का एक 3 का एक लड़का है। उसका ज्वाइनिंग है, छूट गया। कैसन चोट्टा बताओ। लोग को यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है, आकर ज्वाइनिंग है, छूट गया। कितना नंबर तक हुआ था? हाँ, 301। 301 कहता है प्राकृतिक संपदा वायुमंडलीय हवा के बहाव का निर्धारण किससे होता है? वातावरणीय दाब से। हाई प्रेशर टू, साउंड थोड़ा कम करना, हाई प्रेशर टू किधर? लो प्रेशर में वायुमंडलीय हवा का प्रवाह होता है। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। वायुमंडल में ऊपर की ओर जल कणों के संगठन के कारण क्या प्रमुख प्रभाव पड़ता है? बताओ। चला, नीचे से जो वाष्प बन के ऊपर जाता है पानी, तो उसी से ना वर्षा होता है। बोलो रे। वर्षा जल का पीएच कितना? इसका पीएच होता है लगभग कितना? 7। और ये कुचालक है कि सुचालक? क्या है? कुचालक है। लिख लो, वर्षा जल का पीएच मान 7 होता है और यह विद्युत का कुचालक है। वर्षा जल का पीएच मान कितना? 7। और यह विद्युत का क्या है? कुचालक। लिखे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अम्लीय वर्षा। कौन वर्षा? अम्लीय वर्षा क्या होता है? देखो, अम्लीय वर्षा मतलब वर्षा के रूप में जो पानी गिरता है ना, तो उसमें पानी या प्लस H2SO4 रहता है। पानी प्लस H2SO4 या HNO3 या HNO3 की बारिश। और ये अधिकतर होता है कोयला जलने से, क्योंकि कोयला जलने से प्रमुखतः SO2 एंड NO2 गैस निकलती है और इसी से अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा होगा तो इसका पीएच मान 7 से कम कि 7 से ज्यादा? 7 से कम। 7 से कम तब ना अम्लीय है, और 7 से ज्यादा तो क्षारीय है, और 7 होगा तो उदासीन। लिखें? लिखें? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से कम। पानी प्लस सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जब गिरता है बारिश के समय, तो उसको हम लोग कौन वर्षा कहते हैं? अम्लीय वर्षा। और साधारण वर्षा होगा तो उसका पीएच मान कितना? 7। बढ़े? पीएच मान 7 से कितना कम? बता, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड यानी SO2 और NO2। लिखे? या तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहेगा कहां से मिलता है? कोयला जलने से। कहां से? कोयला जलने से। कोयला के क्या होने से? जलने से। बताओ, क्यों जल की मात्रा को संतुलित बनाना आवश्यक है? शरीर में सर्वकारी प्रक्रियाओं के लिए, शरीर की सभी प्रक्रियाओं के लिए, सर्वकारी नहीं, शरीर की सभी प्रक्रियाओं के लिए जल को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि जल ही क्या है? जीवन है। बता, जल प्रदूषण से कौन सा रोग फैलता है? हैजा। ये पता है ना, हैजा जल प्रदूषण से फैलता है। बताओ, तो जल प्रदूषण कैसे पता चलता है? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, हम लोग कहते हैं जल प्रदूषित हो गया। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जल प्रदूषण का पता चलता है।
ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से किसका पता चलता है? जल प्रदूषण का। किसकी मात्रा कम होने से? बताओ, मिट्टी क्या है? विभिन्न घटकों का मिश्रण है। बहुत सारे घटकों का मिश्रण मिट्टी है। मिट्ट लिखा हुआ है, मिट्टी कर दो। बता, मूलतः पदार्थ के टूटने का मुख्य कारण क्या है? जल और वायु। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वायु, यही पूछेगा, वायु एक मिश्रण है और जल एक क्या है? यौगिक है। क्योंकि भैया जल का सूत्र होता है ना, तो जिसका सूत्र होता है वो क्या है? यौगिक। और जिसका कोई सूत्र नहीं होता वो क्या है? मिश्रण। पूछता है। पढ़े? बता, मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? मिट्टी का ह्यूमस। ये ह्यूमस मतलब हो गया सड़े गले पदार्थ। अच्छा, कभी ऐसा देखें, धान के खेत से पहले लोग मूंग का खेती करता है और उसको उसी में जोत देता है। तो वो जोत देता है इसलिए क्योंकि उसमें सड़े गले पदार्थ वो सारे सड़ जाते हैं और ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और ह्यूमस जो होता है वही एक प्रकार का खाद बन जाता है। और दलहनी पौधा इसलिए लगाते हैं क्योंकि दलहनी पौधों की गांठ में नाइट्रोजन होता है, राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कहेगा ह्यूमस से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। गोबर से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। तो गोबर क्या है? सड़ा गला पदार्थ। वैसे ही ह्यूमस क्या है? सड़ा गला पदार्थ। उससे भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। आधुनिक खेती में किसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है? बताओ, रासायनिक उर्वरक का कि कंपोस्ट का? अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं रासायनिक उर्वरक का। रासायनिक उर्वरक क्या होता है? संतुलित की असंतुलित? कल लिखाए थे आपको। संतुलित होता है। तुरंत कार्य करता है कि लेट से? तुरंत कार्य करता है, लेकिन कार्सिनोजेनिक भी है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर दायक भी है। तुरंत कार्य करता है, कार्सिनोजेनिक है। कौन धड़फड़ा रहा है? हो गया? इसको जैविक उर्वरक कहते हैं कि अजैविक? अरे बोलो न रे। इसी को कहते हैं अजैविक उर्वरक। कौन उर्वरक कहते हैं? अजैविक। लिखे कि नहीं? बताओ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयुक्त शुष्क विधि को क्या कहते हैं? ऊर्जा की बचत। बट इसका कोई काम नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तुमको क्वेश्चन पूछता है कहां होता है? एक होता है राइजोबियम में, जो होता है दलहनी पौधों की गांठ में, और एक होता है एजेटोवेक्टर के द्वारा। एजेटोवेक्टर बोले तो मिट्टी में। दो जगह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक राइजोबियम दलहनी पौधों की गांठ में, एक एजेटोवेक्टर मिट्टी में। कहेगा राइजोबियम के द्वारा क्या होता है? कहेंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। राइजोबियम कहां पाया जाता है? दलहनी पौधों की गांठ में। एजेटोवेक्टर क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ये कहां पाया जाता है? मिट्टी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन का नया रूप किसके लिए आवश्यक है? बताओ, हम बोले थे नाइट्रोजन यूरिया में सबसे ज्यादा होता है, 46.6%। यूरिया का काम क्या है? पौधों में वृद्धि। यानी अल्टीमेटली नाइट्रोजन का काम क्या है? पौधों में वृद्धि। आंसर बता क्या होगा? पौधों के क्या के लिए? विकास के लिए। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य है पौधों का विकास। अब बताओ, प्रमुख उर्वरक कौन कौन है? एनपीके नाम सुने हो? प्रमुख उर्वरक पूछता है। प्रमुख उर्वरक है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पूछता है कौन से तीन प्रमुख उर्वरक है? याद रखना, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम।
आज भी पेपर में दिया है टीआरई 4 के लिए, डेली देता है लेकिन देता नहीं है। बताओ, कार्बन चक्र के अंतर्गत कोयला किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? हानिकारक जीव रासायनिक क्रिया के द्वारा। देखो यहां से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुमको हम बताते हैं क्या मामला है। कोयला के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है, कोयला मेनली 4 प्रकार का होता है। एक होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, अगला होता है लिग्नाइट, और अगला होता है पिट। कौन कौन कोयला है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। अब एंथ्रासाइट का जो मामला है दोस्त मेरे, इस सबसे उच्च कोटि का कोयला है। उच्चता की अगर हम बात करें, सबसे ए बी एल टी, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। पहले ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। तो देखो तो ऑर्डर अल्फाबेटिकल है। ए के बाद क्या होता है? बी, बी के बाद क्या होता है? एल, एल के बाद क्या होता है? पी। तो ए बी एल पी, बोलो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन? एंथ्रासाइट। हेलो क्लास में। प्रदूषण सबसे ज्यादा किसमें? पीट में। उससे कम लिग्नाइट, उससे कम बिटुमिनस, सबसे कम एंथ्रासाइट। सबसे उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट, यही पूछता है, लिख लो। हो गया? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और क्या? पिट। सबसे घटिया कोयला कौन? पीट कोयला। सबसे ज्यादा धुआं कौन देगा? पीट कोयला। कार्बन प्रतिशत भी सबसे ज्यादा है, कार्बन प्रतिशत सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट, उससे कम पिट। सबसे ज्यादा कार्बन प्रतिशत किस में? एंथ्रासाइट में। और सबसे कम किस में? पीट में। यही क्वेश्चन पूछता है। हो गया? अरे हुआ। पढ़े? कार्बन चक्र के अंतर्गत कोयला किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? हानि जीव रासायनिक क्रिया। हानि क्या? जीव रासायनिक क्रिया के द्वारा। जीव की रासायनिक क्रिया के द्वारा। जब पौधे जमीन के अंदर बहुत वर्षों तक दब जाते हैं, पौधा भी एक प्रकार का जीव है, तब उसमें रासायनिक क्रिया होती है जिससे कोयला का निर्माण होता है। कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयला को कौन ईंधन कहते हैं? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला एक कौन ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। और कोयला की अगर हम बात करें, बताओ परंपरागत है कि गैर परंपरागत? बक छोटा, परंपरागत है ही। जो खत्म हो जाएगा वो परंपरागत है। नहीं पढ़ाए थे जी? आज जो नहीं खत्म होगा वो गैर परंपरागत। ये परंपरागत है, खत्म हो जाएगा, पूछता है। जो समाप्त हो जाएगा वो क्या है? परंपरागत। जो समाप्त नहीं होगा वो गैर परंपरागत। हो गया? परंपरागत है मतलब समाप्त हो जाएगा कि रहेगा? जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को में किसका उपभोग होता है? ऑक्सीजन। देखो, कहीं भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आप किसी चीज को जला भी नहीं सकते। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी ऐसी गैस है जो जलाने में मदद करती है? ऑक्सीजन। कौन सा ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं है? ऑक्सीजन। बाकी सब गैस ईंधन है लेकिन ऑक्सीजन ईंधन नहीं है। ऑक्सीजन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ईंधन नहीं है,
जलने के लिए जरूरी है। जलने के लिए क्या है जरूरी है? कौन? ऑक्सीजन। एक बच्चा बोल रहा है सर पूरा 6 to 10 एससीईआरटी का सारा क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन करवा दीजिए। दोस्त आप एससीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बना लीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा तब बताइए हमको, टिक टिका के बन जाएगा अगर आपने रेगुलर क्लास किया है तो। एससीईआरटी जितना है हम उतने पढ़ा रहे हैं, वो कर तिगुना ज्यादा पढ़ा रहे हैं, आप बना के तो देखिए। और रही बात एससीईआरटी की, तो पूरा का पूरा एससीईआरटी सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, हम जो लिखा रहे हैं वो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं फंसेगा। अगर किसी को लगता है कि हम एससीईआरटी जो हम लिखाएं वन लाइनर वो पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, वो नहीं होगा। अभी कोयला के बारे में ये जो तरह हम लिखाए हैं, ये कोयला के बारे में यही क्वेश्चन पूछता है, ये हम आपको पढ़ा दिया, वहां जो है वो नहीं पूछेगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो पूछी जाएंगी। तो आप क्वेश्चंस बनाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? गर्मी बढ़ेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव से गर्मी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ग्लेशियर क्या होगा? पिघलेगा। ग्लेशियर मतलब बर्फ, बर्फ का गलना। बर्फ जब भी गलता है नीचे से कि ऊपर से? पूछता है बर्फ गलता किधर से? नीचे से। समुद्र में तैरता बर्फ या पहाड़ पर रखा बर्फ कहां से गलता है? बर्फ जब भी गलेगा नीचे से गलेगा। बताओ, ओजोन कल पढ़ाए थे, ओजोन परत में कमी की समस्या को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बोनेट का उपयोग बंद करना होगा। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ओजोन परत में छिद्र का मतलब ओजोन परत का क्या होना? पतला होना। ओजोन परत में छिद्र होना मतलब ओजोन परत का पतला होना। ओजोन परत का क्या होना? पतला होना। ओजोन परत में छिद्र का होना मतलब ओजोन परत का क्या होना? पतला होना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओजोन परत में छिद्र होना मतलब ओजोन परत का क्या होना? पतला होना। वायुमंडल पृथ्वी को किसके समान ढके हुए है? कंबल के समान। जैसे कंबल हम लोगों को ढकता है वैसे वायुमंडल पृथ्वी को ढके हुए हैं। चंद्रमा की सतह जहां वायुमंडल नहीं है वहां का तापमान कितना है? 190 से 110 डिग्री थी। देखो यहां झोल है, यहाँ ये क्वेश्चन तो नहीं के बराबर पूछता है, जो पूछता है वो हम आपको बताते हैं। चंद्रमा की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? किसकी बात करें? चंद्रमा के। यहां पर क्वेश्चन पूछता है एक पलायन वेग यहां बहुत कम है। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु को फेंके तो वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आए। पलायन वेग यहां होता है 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहां वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है क्योंकि पलायन वेग बहुत कम है, क्योंकि पलायन वेग बहुत कम है। यहां निर्वात है, तो बताओ यहां ध्वनि का वेग कितना? अरे ध्वनि का वेग यहां कितना? ध्वनि का वेग कितना? 0। निर्वात है और ध्वनि का वेग कितना है? 0। यहां जी का मान जी है कि G/6 है, यानी यहां पर भार कम होता है कि ज्यादा? अरे बोलो, यहां भार कम होता है। यहां भार क्या होता है? कम होता है। 11.2 पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए 2.34।
हो गया। वहां वायुमंडल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि वहां पलायन वेग का मान बहुत कम है। इसीलिए वहां पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री जो है बोझा बांध कर उतरता है। यहां से अंतरिक्ष देखने पर कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष देखने पर काला दिखता है। अंतरिक्ष देखने पर कैसा दिखता है? काला। चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। एकदम चला क्वेश्चन नहीं भागेगा। कंडीशन सप्लाई कि जितना लिखाए हैं उस पूरे को बढ़िया से आप लिखे हैं कि नहीं, बढ़िया से आप रिवीजन किए हैं कि नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है। बढ़े, अरे बढ़े। चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर कैसा दिखेगा? काला। वहां पलायन वेग का मान कम की ज्यादा? कम, जीरो ना, कम। कितना? 2.34। वहां ध्वनि का वेग चंद्रमा पर कितना? जीरो, क्योंकि वहां क्या है? निर्वात। वहां जी का मान G/6, यानी भार का मान कम की ज्यादा? कम ना। अब वहां से अंतरिक्ष देखने पर कैसा दिखता है? काला। कहां से? चंद्रमा से। हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने पर किसके बनने का परिणाम है? वाष्पीकरण। पानी का वाष्पीकरण होता तो हवा गर्म हो जाता है। किसकी तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता है? किसका? जल का। जल का पुनर्चक्रण होता है। जल का पीएच मान कितना? 7। शुद्ध जल विद्युत का क्या है? कुचालक। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से वायुमंडल में डैश की वृद्धि होती है। कल पढ़ाए थे ना, ऊष्मा की। अरे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगा तो आने देगा, लेकिन जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो पृथ्वी गर्म होगा कि ठंडा? तो किसकी वृद्धि होगी? ऊष्मा की। हो गया। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु कौन हैं? एक रे ना फॉर्मूला है O3। ओजोन परत कौन मंडल में है? समताप मंडल में। कल पढ़ाए थे, याद करो। ओजोन परत किसको रोकता है? पराबैंगनी किरणों को। हीरा और ग्रेफाइट पाया जाता है कहां? कार्बन। देखो, कार्बन का दूसरा रूप है, एक है हीरा और दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। हीरा जो होता है ये कुचालक है, सबसे कठोर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। चतुष्फलकीय है। ग्रेफाइट क्या है? सुचालक है, मुलायम होता है, पेंसिल में प्रयोग होता है। स्नेहक, स्नेहक समझते हैं ना हो? जैसे मोबिल होता है, स्नेहक के रूप में काम करता है। षटफलकीय है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एलोट्रॉप्स इसी को कहते हैं।
हो गया? अरे हुआ। हीरा क्या है? कुचालक। सबसे कठोर। कौन? हीरा। किसके कारण चमकता है? अपवर्तनांक कितना? चतुष्फलकीय कि षटफलकीय? ग्रेफाइट क्या है? सुचालक। कैसा होता है? मुलायम। और पेंसिल में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट। स्नेहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। और ये कैसा होता है? षटफलकीय। दोनों कार्बन का क्या है? अपर रूप। कार्बन का अपर रूप मतलब दूसरा रूप। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हो गया? अरे बढ़े। बता। अपने मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है। कार्बन के बारे में क्वेश्चन पूछता है, इसकी संयोजकता है 4। सबसे लंबी श्रृंखला कौन बनाता है? सार्वभौमिक तत्व कौन है? सार्वभौमिक तत्व कौन है? कार्बन। उधर चला। हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस सब में कुछ ना छूटा है? ऑल क्लियर है? अच्छा, वो तो पढ़वाएंगे ही, अभी तो टाइम है ना। मटेरियल कंप्लीट तो होने दो, कुछ हो चला पढ़वा देंगे, नहीं ना होगा। की चाह रहा है? जैसे मटेरियल हमको लग जाएगा, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे हो जाएगा। हाँ कर देंगे, चला हम स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री का मटेरियल आएगा तो हम उस पर बात कर लेंगे। हम तुमको ये बोले थे कि एससीईआरटी कंप्लीट पढ़ा देंगे, यही ना प्रॉमिस था हमारा तुम्हारा? हमारा तुम्हारा क्या प्रॉमिस था? एससीईआरटी 6 to 10 पढ़ा देंगे। अब अगर एट्थ में थोड़ा कम है, कोई सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा है, तो उसके लिए तो फिर 11th 12th को कवर करना होगा, तभी ना होगा। लेकिन हमारा आपसे प्रॉमिस क्या था? थोड़ा बहुत हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री और पढ़ने की आपकी इच्छा हो, तो उसके लिए हम, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे उसके बारे में भी सोचेंगे। लेकिन हम अपने वादे पे खड़े हैं या डगमगा गए? कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई चैप्टर छोड़ दिया है टीचर, तो बताओ, हम पढ़वा देंगे। और क्लास 6 to 10 में आपके पास भी एससीईआरटी होना चाहिए, अगर है तो आप देखिए, हमको बताइए कि ये टॉपिक छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम खाली 9 10 नहीं पढ़ाए थे, यूट्यूब पे डेली आके कहता था नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, खत्म। 9th खत्म, 2 दिन और लगेगा, 2 से 3 दिन 10th भी खत्म। हमारे वादे में कोई समस्या है तो बताइए। साइंस का टेस्ट? टेस्ट भी करवा देंगे, जो हम पढ़ाए हैं उसी का ना। हाँ करवा देंगे। हाँ भाई करवा देंगे, जो हम पढ़ाए हैं उसका टेस्ट करवा देंगे। और कोई आदेश है तो बताओ, एक आध दो कटा खेत लिख दें तो बताओ। हाँ, संडे संडे 100 क्वेश्चन का टेस्ट। हम चला इसको ना, पता नहीं, हम मेरा मतलब वो नहीं, मन नहीं मानता है, इसलिए हम, जो चीज मेरा मन नहीं मानता, हम पैसा के लिए स्टार्ट नहीं करते हैं। आप बोलो कैसे? मॉडर्न हिस्ट्री का सारा कंटेंट बना हुआ है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। हम उसको बोले हैं कि तुम क्या करो, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे सवाल को जमा करो, अब तुमको पूरा कंटेंट बना हुआ है। अब वैसा कंटेंट है जो मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार में तो किसी के पास नहीं है। लेकिन उसके साथ समस्या क्या है? कंटेंट तो बड़ा सुंदर लगता है देखने में, वो तुमको भी देंगे, लगेगा अरे साला बड़ी बढ़िया है रे, लेकिन फाइनल आउटपुट 100% नहीं होगा। अभी उसमें हम क्या किए हैं कि हम बोले हैं कि सारा मॉडर्न हिस्ट्री का जितना क्वेश्चन है सबको कलेक्ट करो, चाहे वो जहां मिल जाए, जिस किताब, घटना चक्र में मिल जाए, किरण में मिल जाए, अन्य किसी प्रकाशन में मिल जाए, और उसको एक जगह करके, तब जहां जहां वो क्वेश्चन का नहीं बन पा रहा है, उसका थ्योरी अवेलेबल नहीं है, उस क्वेश्चन को वन लाइनर बना के उसमें डाल लो, ताकि एक बार बच्चा 40 50 पन्ना पढ़े और उसका सारा दुख दर्द दूर हो जाए ना। तो पता चला फिर वही मामला गड़बड़ाएगा। और रही बात टेस्ट की भी, जो आप बोल रहे हैं कि सर टेस्ट जीएस का स्टार्ट कीजिए, तो चलो, हमको ऐसा लगता है कि टेस्ट अगर 100 क्वेश्चन का हम तो करवा ही देंगे, तो उससे तो रिजल्ट तो होना नहीं है।
समंदर है चला, इसको तुम पढ़ के रिजल्ट नहीं ले पाओगे। ये एकदम अपने दिमाग में डाल लो। अगर तुमको ये लगता है कि हम 100 क्वेश्चन जीएस का आज जाते हैं हम मार लेंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो ये सब बेवकूफी वाला बात है। अगर तुमको रिजल्ट लेना है ना तो पूरा पढ़ना होगा, एक बार में पूरा का पूरा पढ़ लो और रिजल्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। जहां तुम 200 न्यूटन का बल लगा रहे हो वहां 5 न्यूटन का बल लगा के रिजल्ट हो जाएगा। मात्र 5 न्यूटन का धक्का दोगे रिजल्ट हो जाएगा। हमको सेटिस्फैक्शन जिस दिन मिल जाएगा हम उसके लिए प्रॉपर वे में चीजों को अनाउंस करेंगे और तब फिर उसको हम करेंगे। अब तुम कहोगे सर संडे कर दीजिए, हम एक टेस्ट ले लेंगे आज, एक टेस्ट फिर लेंगे अगले सप्ताह, फिर वहां उसका कोई फायदा नहीं है। टेस्टे देना है तो रेगुलर देना है, फिर अगर फायदा है तुम 100 मत दो, 50 दो, लेकिन रेगुलर दो कि आज ये वाला टॉपिक से 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, फिर अगले दिन ये वाला टॉपिक से 50 क्वेश्चन कर लिए, तो महीना में कम से कम एक दिन में अगर 5 टॉपिक हुआ तो महीना में 150 टॉपिक हो जाएगा। वो एक फायदे का सौदा है। लेकिन एक दिन किसी दिन 100 क्वेश्चन का टेस्ट मरवा लेना, ये हमको कहीं से भी फायदा, पहले हम भी चलाते थे, हम उसको बंद कर दिया। हमको लगा वो साफे ठगने का काम है, बच्चा अनहरिया में गुड़गुड़ा रहा है, आज है ही क्वेश्चन मार लिया, कल है क्वेश्चन मार लिया, वो नहीं होगा। हम जो तुमको वैकेंसी आने दो तब तक मेरा कंटेंट भी बन जाएगा। हम एक प्रॉपर वे में चीजों को अरेंज करके लाएंगे, सारे ऑल सब्जेक्ट का मात्र 300 से 350 क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं और इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। और उसका रीजन हम थोड़ा बताए थे, जो सेटिंग हम कर रहे हैं उसके हिसाब से करेंगे। क्या जरूरत है ज्यादा पढ़ने की? तुम्हारा 5-7 को सब्जेक्ट है, 10 हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी मेन 3 सब्जेक्ट हुआ, इकोनॉमिक्स से कम में क्वेश्चन रहता है, 3 सब्जेक्ट ही हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कितना हुआ 6, मैथ एगो मेन पेपर है 7, एगो रीजनिंग 8, एगो उधर चल जाओ बिहार आ करंट अफेयर 8 2 10, सब में 300 क्वेश्चन पढ़ लो, खत्म कहानी। कोनो में 250 पढ़ना पड़ेगा, 250 से 300 यानी 2000 क्वेश्चन लगाओ, ऑल सब्जेक्ट क्लियर डेली कम से कम। लेकिन इसके लिए तुमको 4 घंटा समय देना पड़ेगा। तो अभी आप लोग थ्योरी को कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करने के बाद आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम जब बताएंगे आपको क्या करना है और कैसे हम उसके लिए क्या करेंगे, लेकिन करेंगे तो सही तरीके से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस बार टीचर वालों के लिए ये सबसे शानदार चीज होगा जो हम कर रहे हैं। आज कौन मृदा के अपर्दन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पौधों की जड़ें, ये पता है कि नहीं? अपर्दन मतलब भूमि का जो अपर्दन बरसात में हो जाता है तो पौधा लगा दीजिए, नहीं होगा, पौधों की जड़ें। अगला बता, ये क्वेश्चन पूछता है तो बच्चा कहता है, ये क्वेश्चन जो है ना दोस्त, ये जब पूछा तो बच्चा बोला कोई फूसन टूसन में नहीं है, कहां से ये क्वेश्चन पूछ दिया, ये क्या मामला है, ध्यान से देखना। घर्षण गति का विरोध करता है कि सपोर्ट? पक्का ध्यान से देखना खाली, लेकिन बाबू पैसा तैयार रखना, 500 टका फीस लेंगे ना। वो जो कहोगे फ्री में पढ़ा दीजिए, वो नहीं होगा। 500 टका लेंगे ऑनलाइन में और ऑफलाइन में 1500 टका लेंगे। कोई बात नहीं, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो नहीं पढ़ेगा। हम करेंगे, जब करेंगे एक जिस दिन वैकेंसी आएगा उस दिन से स्टार्ट करेंगे और मेरा टारगेट रहेगा कम से कम 70 से 80 घंटा में खत्म कर देंगे ऑल सब्जेक्ट। और जो कंटेंट देंगे या तो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जिसको लगेगा कि हम खुद से कर सकते हैं, टेलीग्राम पे लेके ओकरे लगा लेना, तो पैसों बच जाएगा, दोनों काम होगा। हम करेंगे तो 500 टका लेंगे। घर्षण ध्यान से देखना, वो किया नहीं, 500 में तो अभी तक खेत जोता रहा है हमरा से। घर्षण देखो क्या है, इतना तुरंत जो 12,000 ले रहा है वो नहीं कर रहा होगा, ठीक ना? आओ है ने, घर्षण गति का विरोध करता है कि सपोर्ट? आए रे, गति का क्या करता है? इसमें क्या दिक्कत है? हम अभी चल रहे हैं ना, तो मेरा जो पीछे की ओर बल लगता है वो क्या है? घर्षण। हम चलते हैं आगे, अब पीछे की ओर बल लगता है वो क्या है? घर्षण। घर्षण गति का क्या करता है? विरोध।
अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो स्थैतिक घर्षण, अगर कोई वस्तु गति में है तो गतिज घर्षण, कोई वस्तु लुढ़क रहा है तो लोटेनिक घर्षण। बताओ सबसे कम विरोध कहां होता है? लोटेनिक में। पढ़ाई थे हम पीछे। तो स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा, उससे कम गतिज या सर्पी घर्षण, उससे कम क्या? लोटेनिक घर्षण। रुक जा, रुक न रे। घर्षण बल गति का क्या करता है? विरोध। घर्षण बल गति का विरोध, घर्षण बल गति का विरोध। ये क्वेश्चन तोरा पूछा भी है। अरे बोलन रे, सबसे ज्यादा कौन घर्षण है? स्थैतिक। उससे कम गतिज या सर्पिया, सबसे कम लोटेनिक। क्लियर? अब मामला क्या है दोस्त मेरे, घर्षण बल को कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्नेहक का ना, स्नेहक का। तो इसका मतलब घर्षण कम होता है, इसीलिए घर्षण बल का दूसरा नाम, घर्षण बल का दूसरा नाम कौन बल है? क्षयकारी बल है। घर्षण बल का दूसरा नाम क्या है? क्षयकारी बल। लिख लो पहले इसको, फिर बतियाते हैं। लिखे? हेलो, आज जिसको अभी भी पूरा कोर्स चला पढ़ना है, फुल कोर्स जिसको पढ़ना है, मात्र 91 रुपया में बैच उपलब्ध है। आए देखो, बीपीएससी तैयारी है। अरे है यार, कल तक तो था, अब आज कुछ किया होगा तो नहीं बता सकते। उसमें साइंस हम पढ़ाएंगे, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब हम ही कैसे पढ़ाएंगे? हम साइंस पढ़ाएंगे। है बैच अवेलेबल। हम प्रचार इसलिए नहीं किए कि मेरा ही लॉस है, इसलिए नहीं बोले। हमको लगता है आज ही तक रहेगा, आज के बाद नहीं रहेगा। हो गया? ऑल किसी भी टाइप का बैच अगर आप बीपीएस हट गया ना, हटा नहीं है। अरे है यार, आज बढ़ा दिया होगा। हाँ तो आज बढ़ गया होगा। रात में हम बोले थे कि देख लेना। अब देखो, एस्थेटिक सबसे ज्यादा, बोलन रे, उससे कम कौन? गतिज। सबसे कम कौन? लोटेनिक। घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्नेहक का। घर्षण बल का दूसरा नाम कौन बल है? क्षयकारी बल। कौन बल? अब ध्यान देना, घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि नहीं? घर्षण दो प्रकार का, एक होता है सकारात्मक घर्षण और एक होता है नकारात्मक घर्षण। सकारात्मक घर्षण जिससे लाभ हो कि हानि? अरे बोलन रे। और नकारात्मक घर्षण जिससे हानि हो। सकारात्मक घर्षण जिससे लाभ हो, नकारात्मक घर्षण जिससे हानि हो। 1 घंटा के लिए नहीं, 91 कर दीजिए सर, बहुत बढ़िया, हम करवा देते हैं, एकदम करवा देते हैं। आज के लिए नहीं, अगले 2 घंटे के लिए। बहुत लॉस है, चला गड़बड़ा जाएगा। इतना दिन से 4-6 दिन से चल रहा था तो कहीं नहीं लिया। बोले टीआरई का जितना बैच है सबको 91 रुपया कर दिए। बढ़ा दिए हैं क्या जी? ना ना कर दीजिए, 2 घंटा के लिए कर दीजिए। 10 मिनट बाद मिल जाएगा। देखो, इसमें जो ये बैच है इसका कोई फीस नहीं है। जिसको प्रॉपर वे में चीजें पढ़नी हो उसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी तुमको मिल जाएगा, पूरा फुल कोर्स रिकॉर्डेड अभी डाल रहे हैं यार, आज डालेंगे पूरा। जिसको मान लो कोई एक चैप्टर पढ़ना है, कोई एक चैप्टर लाइट में दिक्कत है, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दिक्कत है, या मॉडर्न हिस्ट्री खाली पढ़ना है, तो आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप उसी को दुगुना स्पीड पे कंप्लीट कर सकते हैं। मात्र 91 रुपया फीस है।
सकारात्मक घर्षण जिसमें लाभ हो कि लाभ ना हो, नकारात्मक घर्षण जिसमें क्या हो, हानि हो। तो बताओ, हम एग्जाम्पल, हम चल पा रहे हैं, सकारात्मक घर्षण है, अभी हम फिसल जाएंगे, नकारात्मक घर्षण। मशीन चल पा रहा है, सकारात्मक घर्षण है, मशीन का फीता टूट जाएगा, नकारात्मक घर्षण है। बोलो। अच्छा बताओ, घर्षण बल गति का विरोध करता है कि सपोर्ट? हम किसी चीज को धक्का दिए, कुछ दूर जाके रुक गया, तो रुक गया तो किसके कारण? घर्षण बल के कारण। बोलो न रे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को धक्का देने के बाद कुछ दूर जाने के बाद वह रुक जाता है अपने आप, किस बल के कारण? घर्षण बल के। कौन बल? घर्षण बल गति का क्या करता है? विरोध। फर्श पर रखी गई गेंद को धक्का देने पर वह क्यों हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती है? गेंद और फर्श के बीच किस बल के कारण? घर्षण बल के कारण। एनसीईआरटी का भी लाइन है। हो गया? अरे हुआ? बायो 11 बजे बोला मैं, 4 दिन बाद, आफ्टर 4 क्लास। वस्तु को घसीटना, आहा हा 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 हा, धकेलना, ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं क्या दर्शाती हैं? एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या वो बताते हैं। अगर हम वस्तु हैं और मेरी अवस्था तब तक नहीं बदलेगी जब तक हमारे ऊपर एक बल नहीं लगे। क्वेश्चन पूछता है वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन है? बल। इसी को एससीईआरटी में आप यो लाइन पूछ सकता है, हो सकता है एससीईआरटी में है, दे दे कि वस्तु को घसीटना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं क्या दर्शाती है? बल की उपस्थिति। या लिख लो, वस्तु की अवस्था का बदलना बल की उपस्थिति के कारण होता है। लिखिए, वस्तु की अवस्था का बदलना बल की उपस्थिति के कारण होता है। वस्तु की अवस्था का बदलना किसकी उपस्थिति के कारण? बल की उपस्थिति के कारण होता है। बता, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? बल। देखो हम बोल दिए, यही क्वेश्चन है, यही पूछता है। अवस्था परिवर्तन के लिए जरूरी क्या है? बल। लिखें, बता, वस्तु की गति या विश्राम अवस्था में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? बल। कोई गति में है, कोई विश्राम में है, उसकी अवस्था को बदलना है, तो उसके लिए मुख्य कारण क्या है? बल। हो गया? सामान्य भाषा में बल को क्या कहते हैं? प्रयास, कोशिश। लिखे, देखो अब बल 2 प्रकार का। बल कितने प्रकार का? कौन कौन? एक संतुलित और दूसरा असंतुलित। देखो संतुलित बल क्या है? ये हो गया 10 न्यूटन, ये हो गया 10 न्यूटन, संतुलित बल। ये 10 न्यूटन, रुक जा, ये 5 न्यूटन। इधर देखो, इधर इधर इधर, तो देखो ये संतुलित बल। और ये क्या है? जब समान बल एक दूसरे के विपरीत लगेगा तो कौन बल? संतुलित बल। और जब असमान बल एक दूसरे के विपरीत लगेगा, असंतुलित बल। बताओ, एगो हाथी हमको इधर से खींचे, या एगो आदमी इधर से खींचे, एगो आदमी इधर से खींचे, समान बल से, क्या मेरी गति होगी? किधर जाएंगे हम? किधरों नहीं जाएंगे। तो संतुलित बल में गति नहीं होता। होता है क्या? गति होता है वस्तु में, लेकिन अगर एगो हाथी इधर से खींचे, एगो हाथी इधर से खींचे, तो संतुलित बल सेम बल लगाएगा, तो मेरा अवस्था बदल जाएगा। बोलो रे। तो संतुलित बल में गति नहीं होता, लेकिन अधिक होने पर
अवस्था बदल जाता। असंतुलित बल गति एंड दिशा दोनों बदलता है। असंतुलित बल में गति और दिशा दोनों बदलता है। हो गया। अब इसका सवाल आप बना पाइएगा। अरे हुआ। अरे हुआ। संतुलित बल में गति बदलता है कि नहीं बदलता? अरे संतुलित में गति बदलता, दिशा भी नहीं बदलता, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाएगा। और संतुलित बल में गति और दिशा दोनों बदलता। यदि किसी वस्तु पर प्रयोग किए गए बल से वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है तो यह कौन बल है? रुक 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 न रुक न, लिख तो लिया। आकार और आकृति में परिवर्तन होगा तो असंतुलित बल होगा, लेकिन संतुलित भी अगर ज्यादा हो जाएगा तो आकार में परिवर्तन ला देंगे। पहले समझो, लाइन गड़बड़ है। यहां होना चाहिए था, यह क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। यदि किसी वस्तु के प्रयोग किए गए बल से वस्तु के आकार, आकार ने दिशा या गति में परिवर्तन होता है तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। आकार में परिवर्तन तो संतुलित भी ज्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा। हो गया। अरे हुआ। किसी पिंड के दोनों ओर विपरीत दिशा में एक जैसे बल लगने को क्या कहते हैं? बताओ तो चला। यहां यहां जो परिणामी बल है वो कितना? 10 - 10 बराबर कितना? 0। यहां परिणामी कितना? 10 में से 5 गया, कितना? 5। किसी पिंड पर दोनों ओर विपरीत दिशा में एक जैसा बल, इधर भी 10 इधर भी 10, लगने से क्या होगा? पिंड में कोई परिवर्तन होगा, अर्थात परिवर्तन शून्य होगा। अर्थात परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। बीपीएससी की तैयारी के लिए चला सबसे मेन सब्जेक्ट जो है तुम्हारा करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और मैथ, ज्योग्राफी भी। हाँ, सारा कहाँ हुआ? हमारे यहाँ चटाई। अब जबरदस्ती तुम बिहार स्पेशल पढ़ने लगोगे, रीजनिंग पढ़ने लगोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ने लगोगे, इस सब को हटा के इधर मेन पेपर 4 गो है। साइंस पूरा, साइंस पूरा में अब तुम 3 पेपर मानोगे ना, यही मेन पेपरों है। हमको लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन अगर तुम साइंस पूरा कवर करो, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर करो और ज्योग्राफी, मैथ, ये 5 गो सब्जेक्ट, तो की लगता है ये गो सब्जेक्ट पढ़ के नौकरी होना है? पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। पॉलिटी तो एक बार पढ़ लोगे, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं। पॉलिटी में कुछ है, जब एक पिंड पर पढ़ो एकरा, मेन पेपर तो हर साइंस है, देखो एकरा, एक दिन पढ़ने से होगा। जब एक पिंड पर असंतुलित बल लगाया जाए, एक तरफ 10 और दूसरे तरफ 5, तो वह क्या करेगा? लिखो, क्या करेगा? गति करे। फ्रिक्शन बल कब उत्पन्न होता है?
फ्रिक्शन के मतलब ये होता है घर्षण, जब वस्तु में सतहों के बीच घर्षण होता है। बढ़े, अरे बढ़े। एक चिकनी सतह पर किसी पिंड को धकेलने से कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल। किसी भी सतह पर किसी वस्तु को धकेलोगे तो एक विपरीत बल लगेगा, जिसे कौन बल कहेंगे? घर्षण बल। बताओ, नियमित सतह पर घर्षण कम, अनियमित सतह पर घर्षण ज्यादा। अनियमित सतह मतलब कैसा सतह? रुखड़ा सतह। जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की गति धीमी क्यों हो जाती है? कोई भी चीज धीमा हो जाता है क्योंकि विपरीत दिशा में कौन बल लगता है? घर्षण बल लगता है। न, 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 न। पढ़े, अरे बढ़े। असंतुलित बल कब जरूरी है? गति में परिवर्तन के लिए। गति को या तो बढ़ा दो या तो घटा दो। संतुलित बल होगा तो गति होबे नहीं करेगा। गति बढ़ाने या घटाने, एक लाइन में लिखो, गति में परिवर्तन के लिए। जब कोई वस्तु संतुलन में होता है तो वह क्या करता है? अरे बता, संतुलन में होगा, इधर भी 10 इधर भी 10, तो खड़े न रहेंगे, वस्तु खड़ी रहती है, अस्थिर रहती है। पढ़े, अब यहां से झोल है, जड़त्व के बारे में पढ़ना होगा। देखो जड़त्व क्या है। अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ाते रहना चाहते हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहना चाहते हैं। यही गुण क्या है? जड़त्व। कोई अगर लिख रहा है तो वो लिखते रहना चाहता है, कोई पंखा चल रहा है चलते रहना चाहता है, बल्ब जल रहा है जलते रहना चाहता है, कोई लड़का लेमन जूस चूस रहा है चूसते रहना चाहता है, कोई रो रहा है रोते रहना चाहता है। यही गुण क्या कहलाता है? जड़त्व। बोलो। जैसे कोई प्रेम करता है तो उसको हम लोग इस गुण को क्या कहते हैं? आशिक कहते हैं। तो वैसे ही अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व दो प्रकार का, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति का जड़त्व, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम का जड़त्व। तो बताओ, गति में रुकना आसान है कि रुका हुआ में गति करना आसान है? गति में है तो रुकना मुश्किल है, रुका हुआ है तो गति करना आसान। बोलन रे, गति का जड़त्व ज्यादा होता है, विराम का जड़त्व कम होता है। जड़त्व लिखना, जड़त्व। या किसी पदार्थ का वह गुण है इनर्सिया, या किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात अगर अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, अर्थात अगर अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है। गति में है तो गति में रहना चाहता है। जड़त्व तो लिखो इधर बोर्ड पर, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। गति का जड़त्व तो देखो उधर एरो है, वो ज्यादा होता है, ये कम होता है। अगर कोई पिंड विराम से गति में आया
तो विराम का जड़त्व। अगर कोई पिंड गति से विराम में आया तो गति का जड़त्व। प्रारंभिक स्थिति ही जड़त्व का निर्धारण करती है। आज जड़त्व जो है वो द्रव्यमान और त्रिज्या का वर्ग होता है। कहेगा जड़त्व किस पर निर्भर करता है, कहेंगे द्रव्यमान और त्रिज्या पर। कहेगा कौन सा जड़त्व ज्यादा होता है, गति का जड़त्व। हो गया। अब बताओ चला एक धावक, अरे लिखा मास्टर साहब सबका हाथे नहीं चलता है। अगर एक धावक कोई दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते वो रस्सी को पार करके भी दौड़ते रह गया, फिर धीरे धीरे रुक गया, कौन जड़त्व है, विराम का कि गति का? पहले वो किस में था, गति में, बाद में वो क्या हुआ, रुक गया, तो गति से विराम में आया, तो गति का जड़त्व। बोलो। एक गाड़ी रुकी हुई है, अचानक चल पड़ा, वो झुक गया, तो पहले वो आदमी क्या था, रुका हुआ था, तो रुका हुआ था, तो कौन जड़त्व हुआ, विराम का जड़त्व। अब बताओ बंदूक से गोली निकल रही है, ट्रेन चल रहा है, बस चल रहा है, तो किसका जड़त्व ज्यादा होगा, जेकरा में गति ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। बंदूक से गोली, ट्रेन, बस, बंदूक से निकली हुई गोली, क्यों, क्योंकि उसकी गति ज्यादा है। अरे बुझा कि नहीं, जिसकी गति ज्यादा है उसका जड़त्व ज्यादा, जिसकी गति कम उसका जड़त्व कम। अरे बोलिए आंसर, पढ़े। मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय अचानक ब्रेक लगाने से हमारे शरीर आगे की ओर धकेलने का मुख्य कारण क्या है, शरीर का जड़त्व। बताओ ब्रेक लगा रहे हैं तो फाइनली रुक रहे हैं, पहले गति में थे कि रुके हुए थे? अरे गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं मतलब पहले गति में थे कि रुके हुए थे? ये गति का जड़त्व हुआ कि विराम का जड़त्व? और रुका हुआ गाड़ी चलने लगा, विराम का जड़त्व। इतना बढ़िया साइंस कोई पढ़ाता है तुम लोग को? फिर भी तुम लोग मेरा तारीफ नहीं करता है। समझा कि नहीं समझा? जैसे अभी गाड़ी रुकी हुई है, अब चलने लगी, तो पहले क्या था, विराम, तो इसको कहते हैं विराम का जड़त्व। और गाड़ी चल रही है, अब रुक गई, पहले क्या था, गति, इसको कहते हैं गति का जड़त्व। कौन सा जड़त्व ज्यादा, गति का कि विराम का? ब्रेक लगाने पर जब हम आगे की ओर धकेलते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, जड़ता का नियम। जड़ता का नियम मतलब जड़त्व का नियम, इसका भी फिर झोल है। न्यूटन का नियम तुमको तीनों पढ़ना होगा। हो गया। अब यहां से चला हम बात करेंगे अगली कक्षा में। कल तुम्हारा खत्म नहीं होगा, परसों लेकिन बचबो नहीं करेगा, परसों नहीं होगा तो नरसों तो हो ही जाएगा। 3 क्लास लेंगे। क्या? अरे हो जाएगा, कर रहा होगा, 10-15 मिनट में जाइएगा। 91 रुपीज में बीपीएससी टीआरई का कोई भी बैच मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ 2 घंटे के लिए। अरे हो जाएगा कम भाई, हाँ सब मिल जाएगा।